दिल्ली से मुंबई फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर पहुंचे अनुज सैनी ने शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट के रूप में की थी। 3000 से अधिक ऑडिशन देने, कुछ आय फिल्म में व 50 म्यूजिक वीडियो में अभिनय करने के बाद अनुज सैनी को जनवरी 2023 में प्रदर्शित राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध में तनिषा संतोषी के अपोजिट रोमांटिक जोड़ी के तौर पर अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म में अनुज छोटे किरदार में नजर आए थे, लेकिन अब अनुज सैनी ने लंबा हाथ मार लिया है। अब वह कस्का कपूर के साथ प्रदीप खैरवार निर्देशित महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाली फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में हीरो बनकर आ रहे हैं। 18 अक्टूबर को अनुज सैनी की बतौर हीरो फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास रिलीज होने वाली है। अनुज सैनी ने फिल्मी संगम चैनल पर अपने अब तक के करियर व फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास को लेकर खुलकर बात की। अनुज सैनी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। अनुज, बताएं कि क्या आपके घर में कोई कला का माहौल था जिसने आपको अभिनय के लिए प्रेरित किया? देखिए, मेरा घर में तो कोई कला का माहौल नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी घर पे बिलोंग नहीं करता। पूरी फैमिली में जनरेशन्स में कोई भी बिलोंग नहीं करता। बचपन से मुझे थोड़ा सा शौक था, तो मेरे को थोड़ा इंक्लिनेशन था कि हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो करना है। अनुज, आपने बताया कि आपको घर में कोई कला का माहौल नहीं था, तो फिर आपके अंदर ये जिज्ञासा कैसे पैदा हुई? कोई घटनाक्रम था? हाँ सर, तो फर्स्ट फिल्म मैंने देखी थी थिएटर पे फैमिली के साथ, लगान। तो वो फिल्म देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो तभी से कुछ ना कुछ दिल में आ गया था कि इस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करना है। हाँ, अब ये नहीं पता था कि क्या करना है, किसको कॉल करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं तो छोटा सा था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि बॉलीवुड मुंबई में। आई वॉज सो टाइम। सो फिर मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ा। देन पेरेंट्स वर लाइक कि बेटा फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, आफ्टर दैट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, वी विल सपोर्ट यू। तो उसके बाद फिर मैंने अपना स्कूल कंप्लीट करा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करी, वो कंप्लीट करी, फिर मैं बॉम्बे आया, फिर मैंने कोशिश करने की स्टार्ट करा। जब आपको एक्टिंग में आना तो फिर इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो इंजीनियरिंग मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मुझे भी पता था कि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लाखों लोग ट्राई करते हैं, इसमें से बहुत लिमिटेड लोगों का हो पाता है कुछ। तो एक बैकअप प्लान के लिए, और फिर मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं, तो पेरेंट्स बोला है कि एक बार डिग्री कंप्लीट कर लो अपनी, जिससे तुम्हारे पास बैकअप रहे, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक इनटू, और उसके बाद ट्राई कीजिए। तो इसलिए फिर मैंने डिग्री कंप्लीट करी एंड आई मूव टू बॉम्बे। तो एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली, कोई तैयारी की? क्या किस तरह तैयारी की होगी फिर आपने? देखिए, जब मैं बॉम्बे आया डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो मैं बिल्कुल कोरा था। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि कोई इंडस्ट्री में कभी पूरी फैमिली में नहीं रहा, कोई यार दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे आके मैंने थिएटर करा। मैंने जूनियर आर्टिस्ट से शुरू करा। जूनियर आर्टिस्ट में मैंने कई प्रोजेक्ट्स करे हैं, 300 लोगों के क्राउड्स में भी गया हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने रजत कपूर और विनय पाठक सर का एक थिएटर ग्रुप है, इंग्लिश थिएटर ग्रुप है, वो ज्वाइन करा एज एन असिस्टेंट, एज एन इंटर्न। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने बहुत सारी एक्टिंग वर्कशॉप्स करी हैं, क्लासेस करी हैं, और मैं सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जहाँ से सीखा हूँ वो है ऑडिशंस दे के। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि लोग काम कर करके सीखते हैं, मैं आज तक कम से कम 3000 ऑडिशंस दे चुका हूँ। और ये मैं आपसे 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जो सिटिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में, अंधेरी में, बैंड्रा में, उनके साथ मैं लगभग 3000 ऑडिशंस दे चुका हूँ। तो इतने ऑडिशंस दिए, फिर मुझे खामियां पता चलती थी, उन पर मैं काम करता था, यूट्यूब से देखता था, बीच में एक्टिंग वर्कशॉप्स करता था उनको, और फिर जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनको और स्ट्रॉन्ग करता था। तो इस तरह मैंने सीखा। चलिए, वर्कशॉप जब आप कर रहे थे तो अलग अलग तरह के लोगों के सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जी जी जी। तो किसके वर्कशॉप में आपने क्या खास बात सीखी? देखिए, जैसे आपने कहा कि सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो थिएटर से मैंने कॉन्फिडेंस सीख लिया। जब मैं 6 महीने 7 महीने रजत सर को और विनय सर को रिहर्स करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखता था, तो हजार लोगों के ऑडियंस में, एनसीपीए में करते थे वो, अपना ऑल ओवर इंडिया करते थे वो लोग। तो मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया कि हाँ, कि चलो कर लेंगे, मतलब शाय नहीं होंगे। फिर उसके बाद मैंने नीरज कावी सर की वर्कशॉप करी। वो अलग अलग एनिमल एक्सरसाइजेस करवाते हैं। वो एनिमल एक्सरसाइज ऐसी होगी कि दे विल आस्क यू टू वॉक एंड बिहेव लाइक एन एलिफेंट, एंड देन लाइक अ डॉग, देन लाइक अ टाइगर, देन लाइक अ मंकी। तो उससे मेरे को थोड़ा बॉडी खुल गई मेरी। प्रशांत सिंह की मैंने वर्कशॉप करी, प्रशांत सिंह सर की। उनसे उन्होंने मेरे को कैमरा में डायलॉग्स कैसे डिलीवर करने हैं,
किस तरह क्या मूवमेंट होती है, किस तरह लाइट कैच करनी है, वो सब चीज़ें सिखाई। फिर मैंने आदिशक्ति गया मैं पौंडीचेरी में, वहाँ से मैंने सीखा। उन्होंने मेरे को डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। फिर बीच बीच में मैं शूट्स करता था, एड्स करता था, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस करता था। तो वहाँ से सेट पे रहने का और सेट पे वक्त बिताने का एक्सपीरियंस हो गया, उसने बहुत हेल्प करा और अभी भी सीख ही रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या सबसे पहला काम क्या मिला था आपको? सबसे पहला काम मेरा एक जूनियर आर्टिस्ट का था। धर्मा प्रोडक्शंस का एक ऐड था जिसका शूट था काला घोड़ा मुंबई में। उसमें 300 लोगों का क्राउड था। अच्छा। उन 300 लोगों की भीड़ में एक मैं था। फिर उसके बाद एक ऐड था जिसका महबूब में शूट था, महबूब स्टूडियो में बांद्रा में। उस ऐड में रणवीर सिंह थे, आलिया भट्ट थी। उस ऐड में मैं जूनियर आर्टिस्ट था। कट टू फिर मैंने इतनी मेहनत करी कि 1 साल बाद मैंने आलिया भट्ट के साथ एक ऐड करा एज अ मेन लीड, एज अ बॉयफ्रेंड। तो वहाँ से जर्नी रही है। फिर मैं ऑडिशन चल ही रहे थे साथ के साथ, तो बीच बीच में एड्स क्रैक होते रहते थे, वो एड्स बनने लगे। शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट से थी। तो कौन कौन से एड्स किए, किसके साथ कौन सा एड था? मैंने आई बीन वेरी लकी, मैं बहुत कम टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ एड्स कर चुका हूँ। मैंने आलिया भट्ट के साथ एक स्कूटी ब्रांड का ऐड करा था। जानवी कपूर के साथ मैंने एक चॉकलेट कुकी का थी उसका ऐड करा था। रकुल प्रीत के साथ मैंने स्विच ब्रांड है उसका ऐड करा था। पंकज कपूर सर हैं, उनके साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऐड करा था। जैकलीन फर्नांडिस जी हैं, उनके साथ मैंने एक म्यूजिक वीडियो करी थी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, टी सीरीज की थी वो। और भी मृणाल ठाकुर हैं, वो बहुत टैलेंटेड है, उनके साथ मैंने एक स्पीकर ब्रांड का ऐड करा था। तो आई बीन वेरी लकी कि बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े नामों के साथ एड्स कर लिए। एड फिल्म्स करना और म्यूजिक वीडियो करना दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। वो अंतर क्या समझ में आया और कहाँ आपको ज़्यादा आसान है और कहाँ कठिनाई लगी? देखिए, मैं अभी तक मैंने लगभग बहुत सारे एड्स में, बहुत से म्यूजिक वीडियोस में काम करा है। मेरे को ऐसा लगता है कि एड्स थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि एड्स में 30 सेकेंड्स में आपको पूरी स्टोरी बतानी होती है। 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट। तो और आजकल तो रील्स की वजह से, यूट्यूब स्किपेबल एड्स की वजह से 15 सेकंड के भी एड्स बन रहे। तो वो 15 सेकंड में इमोशन आपका बिल्कुल उसी सेकंड पे बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो एड्स थोड़े मुश्किल है। गानों की ड्यूरेशन कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, 3 मिनट, 3.5, 4, 4.5 मिनट के लिए होते हैं। तो उसमें हमारे पास इम्प्रोवाइज करने का टाइम मिल जाता है, उसमें हम अपने थोड़े एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो म्यूजिक वीडियोस कंपैरेटिवली मुश्किल तो दोनों है, बट कंपैरेटिवली म्यूजिक वीडियोस थोड़ा मेरे को परफॉर्म करने में ज़्यादा आसानी होती है एज कम्पेयर टू एड्स। तो कुल कितने म्यूजिक वीडियो किए आपने? मैंने लगभग अभी 50 म्यूजिक वीडियोस करे हैं। और मेरा एक बहुत हिट हुआ था गाना, वो उसका नाम था वास्ते, जिसमें ध्वनि भानुशाली थी और मैं था। और लगभग 50 म्यूजिक वीडियोस करे हैं। अच्छे अच्छे सिंगर्स के गाने करने का मौका मिला है। आई हैव डन अ सॉन्ग विद नेहा कक्कड़ मैम, आई हैव डन अ सॉन्ग विद शान सर, AR रहमान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, श्रेया घोषाल मैम, रेखा भारद्वाज मैम, ध्वनि भानुशाली, स्टेबिन बैन। तो बहुत सारे सिंगर। अभी रिसेंटली मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ एक सॉन्ग करा। क्या बात। तो बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिल गया। आपको खुद संगीत सुनने की कितना शौक है और किस तरह का संगीत सुनना पसंद करते हो? देखो, पहले जब मैं इंडस्ट्री में नहीं था तब तो सबकी तरह जैसे सब लोग होते हैं कि नॉर्मल सॉन्ग्स जो भी चल रहा है वो सुन लिए, कुछ पुराने का भी सुन लिए। अभी जब से मैं म्यूज़िक वीडियोस करता हूँ, एड्स करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म्स करने लगा हूँ अभी, तो मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाती है और उससे हम अप टू डेट रहते हैं। अब सपोज अगर ट्रांस मेरा जोन नहीं है, पहले ट्रांस मेरा जोन नहीं था, अभी मैं वो सुन लेता हूँ, कभी कहीं पे गया है, कभी टीवी पे कुछ गाना कोई रिलीज हुआ, क्यों, मेरे को उससे एक नया धुन मिल जाती है, उससे मेरे को कि हाँ आजकल ये चल रहा है, तो उसके जोन में हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए नई नई चीज़ों के साथ जुड़े रहने के लिए आजकल मैं हर तरह हर प्रकार के गाने सुनता हूँ। तो आपको लगता है कि संगीत की रुचि रखना या संगीत सुनने से म्यूजिक वीडियो करते समय ज़्यादा सहूलियत हो जाती है? ऑब्वियसली थोड़ी हेल्प होती है उससे। अभी जैसे कोई मेरे डायरेक्टर सर होते हैं, प्रोड्यूसर सर होते हैं, उनको अगर मैं कुछ बोलूँ, कभी ऑब्वियसली करना ना करना तो उनके हाथ में है। हम एज एन आर्टिस्ट सजेशन दे सकते हैं, बट वो सजेशन भी तभी दे पाएंगे ना जब पता होगा थोड़ा बहुत। तो ये है कि थोड़ा बहुत उससे ये पता चल जाता है व्हाट इज ट्रेंडिंग, व्हाट इज वर्किंग ऑन रील्स,
व्हाट इज़ वर्किंग ऑन यूट्यूब, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स आर गेटिंग मोर व्यूज़। तो वो जितना ज़्यादा हम देखेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, उतना ही आइडिया होगा। आपने कहा है रील्स की चर्चा की, क्या आपने रील्स की हैं और रील्स के फायदे और नुकसान क्या आपके समझ में आए? देखो, रील्स तो मैंने कभी नहीं करी, और रील्स में भी बहुत मेहनत लगती है। इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जॉब। बट क्योंकि मैं फुल टाइम में अपना शूट्स में और अपने फिल्म शूट्स में और म्यूज़िक वीडियोज़ में और टीवी कमर्शियल्स में व्यस्त रहता हूँ, तो रील्स में भी बहुत टाइम लगता है। तो वो रील्स के लिए कभी उतना टाइम निकाल नहीं पाया, क्योंकि सारी एनर्जीज और सारा टाइम दूसरी जगह पे थी। तो रील्स तो मैं नहीं कर पाया, बट हाँ, रील्स में बहुत मेहनत लगती है, तो वो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। टीवी कमर्शियल और म्यूजिक वीडियो से आगे बढ़ते हुए फिल्म की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? क्या फर्स्ट फिल्म मैंने करी थी गांधी गोड से, लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। वो राजकुमार संतोषी सर ने डायरेक्ट करी थी। उसमें राज सर ने तनीषा संतोषी को मेरे साथ लॉन्च करा था। उसमें रहमान साहब का म्यूज़िक था। बहुत अच्छे बड़े बजट की, बड़े स्केल की फिल्म थी। तो वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी। अभी वो OTT पे भी आने वाली है बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद अभी सेकंड फिल्म ये करी, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। इसका पूरा शूट बनारस में हुआ है। इसमें कशिका कपूर है मेरे साथ, प्रदीप खैरवाल सर ने डायरेक्ट करा है। प्रदीप खैरवाल सर राम गोपाल वर्मा सर के कैंप से हैं। तो वो मिस अमिताभ बच्चन सर की सरकार में थे, रक्त चरित्र में थे। बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स का वो हिस्सा रहा है प्रदीप से, जिन्होंने हमारी फिल्म डायरेक्ट करी है। इस मुझे ना, जब आपने गांधी वर्सेस गोडसे की, उस वक्त आपको पता था कि जो डायरेक्टर है उनकी और वो प्रोड्यूसर भी थे एक तरह से, उनकी बेटी लॉन्च हो रही है। कहीं मन में सोच नहीं था कि वो मेरे प्रति जब वहाँ उनका ज़्यादा ध्यान होगा? सर देखो, मुझे पता ही नहीं था कुछ। अच्छा। मैं नया हूँ, मेरे को कहाँ से कोई बताएगा तो पता चलेगा, कभी देखा होगा। मैंने बताया आपको, मैं कोरा कागज़ था, और आज भी कोरा कागज़ ही हूँ। ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। बट सेट पे जाके देख रहा हूँ तो मेरे को तो राज सर अपनी डॉटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को तो 1% भी ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लगा। अब आपकी आने वाली फिल्म है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास जी। इस फिल्म को करने के पीछे क्या वजह रही? जब आपको ऑफर मिला, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि फिल्म की जानी चाहिए? सर, इस फिल्म को करने की कई वजह थी। पहली तो ये मेरी प्रॉपर एज अ हीरो डेब्यू था। इसकी कहानी इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस फिल्म में हर प्रकार के इमोशंस देखने को मिलेंगे। इसमें आप हंसोगे भी, इसमें आप रोओगे भी, इसमें ये भी लगेगा कि अब क्या होने वाला है, अरे ये कैसे हो गया। इस फिल्म में 5 गाने हैं। तो एक आउटसाइडर का एक सपना होता है ना कि एक फिल्म करेंगे कभी। सब समझो आप में जूनियर आर्टिस्ट था, उसको एक फिल्म मिल रही है जिसमें जी से ट्रेलर आ रहा है, जी म्यूजिक पार्टनर है, PVR इज द रिलीजिंग पार्टनर, उस बड़े लेवल का। तो वो तो मैं अभी भी ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब कि ऐसा हो भी सकता है। कि मेरे को याद है वो वहाँ पे मैं 13 घंटे की 14 घंटे की शिफ्ट थी। जूनियर आर्टिस्ट जब मैं 300 लोगों में मैं खड़ा हुआ, वहीं पे बैठ के फ्रूटी पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वहाँ से अभी यहाँ पे अगर एक मैं एज अ हीरो कर रहा हूँ। कल मैं एक इवेंट पे गया, वहाँ पे 30,000 लोग थे। वहाँ पे जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, मैं देख रहा कि ये तो सपना होता है। तो और इसकी कहानी प्रदीप सर ने इतनी अच्छी बनाई है, इसको इतनी ज़्यादा, इसमें ना आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज भी मिलेगा। तो इसमें इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इसलिए जब मैंने कहानी सुनी पहली बार में, मैंने आकर तो फिल्म के निर्देशक से आपसे कैसे परिचय हुआ था? वो आप तक कैसे पहुंचे या आप उन तक कैसे पहुंचे? क्या सिचुएशन बने? वो ऐसा रहा कि जब मैं नया बॉम्बे आया था, तो 2017 में मैं बॉम्बे आया था। उसके बाद पैंडेमिक में मैं वापस भी चला गया था, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं था, कुछ नहीं था। तो 18 या 19 में मैंने अपना एक फर्स्ट सॉन्ग जो करा था, वो मैंने प्रदीप सर के साथ करा था। अच्छा। तो वो फर्स्ट सॉन्ग करने के वो मेरी लाइफ का पहला गाना था एज अ हीरो। तो उसके बाद मैं सर से टच में था। मेरा कोई भी काम रिलीज होता था, कोई एड रिलीज होता था, मैं सर को भेज देता था। कोई सॉन्ग रिलीज होता था, वो मैं सर को भेज देता था। कोई मैं ऑडिशन बनाता था तो मैं सर से पूछ लेता था कि सर ये मेरे को प्लीज़ बता दीजिए कि ये अच्छा है कैसा है। तो मैं उनके साथ टच में था। तो फिर सर सब चीज़ देखते थे, हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे। तो वो देख रहे थे कि हाँ, उन्होंने मेरी जर्नी देखी है डे 1 से। तो फिर गांधी गोड से भी आई, तो उस टाइम पे भी मैंने सर को सब चीज़ें दिखाई। सर से मैं पूछता था कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे, वो मेरे को गाइड करते थे। तो जब उन्होंने मेरी जर्नी देखी पूरी, तो उन्होंने कहा कि अनुज, मैं तेरे को एक बार कॉल करूँगा कभी किसी फिल्म के लिए,
तब आ जाना। अब सर ने मेरे को कॉल करा, हमें कॉफ़ी शॉप पे मिले। मेरे को तो लगा ऐसे कि मिलने के लिए बुला रहे होंगे सर, तो फिर वहाँ पे सर ने मेरे को नरेशन दे दी और मेरे को वहाँ पे कॉफ़ी हजम ना हो कि अच्छा जी ऐसा भी हो रहा है। तो वहाँ से मेरे को फिल्म मिली। तो मैं सर से कई सालों से जुड़ा हुआ था। अच्छा, परिचय बॉम्बे आके ही हुआ था। पहली बार मैं सर से सेट पे मिला था जब हमने सॉन्ग करा था। उसके बाद फिर मैं जुड़ गया था सर से और सर की टीम से। दैट्स हाउ आई नो। तो फिल्म में आपके किरदार का नाम क्या हो और उस किरदार को आप परिभाषित कैसे करोगे? मेरे किरदार का नाम कुंदन है और हमने पूरी शूटिंग बनारस में करी। अगर मैं आपको अपने किरदार के बारे में कुछ बताऊं तो वो एक आजकल की नए शब्दों में बोलते हैं ग्रीन फ्लैग। ही इज़ अ वॉकिंग ग्रीन फ्लैग। जिस तरह का एक भाई होना चाहिए, जिस तरह का एक बेटा होना चाहिए, जिस तरह का एक पति होना चाहिए, एक आदमी को जैसा होना चाहिए, तो वो वैसा कैरेक्टर है। वो सही के लिए 100 लोगों से लड़ जाएगा, सोसाइटी से लड़ जाएगा, परिवार वालों के लिए से लड़ जाएगा, बट वो गलत होते हुए नहीं दिख सकता। तो उसकी बीवी का एक सपना है कि उसको मैट्रिक पास करना है। अब क्योंकि वो जैसे मैंने मेंशन करा कि वो उसकी बीवी है, तो सोसाइटी बोलती है कि अब तो शादी हो गई, अब तो चूल्हा चौका कर ले दो। तो वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी बीवी के सपने के लिए सबसे लड़ जाता है। आपको लगता है कि कुंदन जैसे लोग यहाँ पर हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे घर पे ही हैं ऐसे। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों मैरिड हैं, तीनों वर्किंग हैं। मेरे तीनों जीजू जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। और हाँ, ये कहूँगा कि बहुत लोग हैं और बहुत और लोगों को होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वुमेन की अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो देश और आगे बढ़ेगा। लगभग 40% तो वुमेन है ना हमारी पॉपुलेशन में, तो उसमें से एजुकेटेड कितनी है? बहुत कम है परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो। आजकल वुमेन इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट बनी हुई हैं, डॉक्टर्स बनी हुई हैं, फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं। तो और ज़्यादा अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो और ज़्यादा हमारा देश आगे जाएगा। उसके लिए उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उनके पिताजी हैं, भाई हैं, हस्बैंड्स हैं, उनको थोड़ा अपनी कमर कसनी पड़ेगी। तो यही है कि अभी हमने अपनी फिल्म के माध्यम से भी यही शो करने की कोशिश करी है कि फिल्म एक एंटरटेनमेंट का है। एंटरटेनमेंट बहुत जगहों पे अलग तरीके से पहुंच जाता है, जहाँ पे शायद अखबार लोग नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड नहीं है बट फिल्म देखते हैं। तो हमने अपनी फिल्म के माध्यम से देश के कोने कोने तक एक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है कि अगर आपके घर की बेटी, आपके घर की बेबी पढ़ेंगी तो सबका विकास होगा, सबका भला होगा और सबके साथ देश का भला होगा। चलिए, ये किताब आपने बताया कि आपने इसकी शूटिंग बनारस की, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपने बनारस रखा होगा। तो उस वहाँ के बनारस के माहौल को समझने के लिए कुंदन या बनारस का, तो वहाँ के लड़के कैसे होते हैं उसको समझने के लिए किस तरह का आपने होमवर्क किया? देखिए, पहले तो मेरे को प्रदीप सर ने कुछ फिल्में बताई थी बनारस में जो शूट है, रांझना हो गई और 1-2 फिल्में और हैं, कि वो देखो एक बार, उससे लुक एंड फील पता चल जाएगा। तो वो देखी। फिर उसके बाद हम बनारस गए तो मैंने वहाँ पे जाके लोकल लोगों से इंटरेक्ट करा, 1-1 घंटा बात करी, उनकी बात करने का लहजा समझा, उनका चाल चलन समझा, उनके कपड़े वो किस तरह पहनते हैं, किस तरह उनकी बॉडी मूवमेंट होती है, क्या रहता है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है, वो देखने की कोशिश करी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करा और उसमें अपना एलिमेंट ऐड करा। फिर डायरेक्टर सर ने वो डायरेक्ट करा, डू इट दिस वे, डू इट दैट वे, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, इसमें ये चीज़ ऐड कर दो, ये चीज़ निकाल दो। तो वैसे पूरा प्रिपरेशन चली। 2 महीने हम लोगों ने वर्कशॉप करी बॉम्बे में और यूट्यूब से हम देखते थे बनारस की क्लिप्स, बनारस के लोगों को फिल्म्स देखते थे और फिर वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। बनारस में 2 तरह का माहौल है। एक वो है जो स्टूडेंट्स अलग तरह की आधुनिकता की जिंदगी जीना चाहते हैं, दूसरा वो है जो गंगा पूजा पाठ इन सब में ज़्यादा लगन रहते हैं। कुंदन इन दोनों के बीच कहाँ है? कुंदन इन दोनों के बीच में ही है। कुंदन जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए सबसे लड़ जाता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स भी उसमें आगे सारे, क्योंकि वो कुंदन के खुद के घर के हालात ऐसे थे कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था क्योंकि उस पर जिम्मेदारी जल्दी आ गई थी, बट वो नए ख्यालों का लड़का है। तो सारे स्टूडेंट्स उससे रेजोनेट करेंगे, रिलेट करेंगे और साथ ही साथ हमारे गानों में भी अभी रिलीज होंगे, आप देखेंगे कि उसमें पूजा पाठ भी बहुत हो रहा है। तो वो उस दूसरा जो वर्ग है, जो
पूजा पाठ में, गंगा आरती में और घाटों पे पूजा करते हैं, उनके साथ करते हैं, उनसे भी रिलेट करेंगे। तो आई वुड से कि कुंदन दोनों तरह के लोगों का एक कॉम्बिनेशन है। चलिए आयुष भट्टी, गीता मैट्रिक पास की जब शूटिंग शुरू हुई तो जो पहले दिन आप सेट पे पहुंचे, क्या माहौल था उस वक्त? आपके मन में क्या दुखी थी कि आप भाई पहली बार एज ए हीरो आप काम करने जा रहे थे? देखो सर, मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तो खुशी बहुत थी और नर्वस भी बहुत था, क्योंकि क्या होता है सेट पे 200 लोग हैं, 300 लोग तो सेट पे अपने क्रू के हैं और 1000 लोग ऑडियंस है जो देख रही है। जो जैसे शूटिंग चलती है तो लोग देखने आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, क्योंकि एक्सपीरियंस तो था नहीं कुछ ऐसा कुछ कि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा कुछ काम करा हो या कभी ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया या कोई गाइड करने वाला, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी। बट क्योंकि हमने रिहर्सल्स होमवर्क बहुत अच्छे से करा था और प्लस हमारे डायरेक्टर सर का जो समझाने का, डायरेक्ट करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, तो इजीली हो गया। जितना मुश्किल मुझे लग रहा था उतना मुश्किल वो हुआ नहीं। ये पूरी शूटिंग खत्म हो गई है और अब तो फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो पूरे अनुभव क्या रहे आपके? अनुभव तो बहुत अच्छा था। एक तो बनारस के लोग इतने सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी बाधा नहीं आई शूट करने में। जैसे कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि शूट में लोगों ने डिस्टर्बेंस कराया, कुछ हुआ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने इनफैक्ट बहुत सपोर्ट करा। हम जिस गांव में शूटिंग कर रहे थे उस गांव के प्रधान अपने घर से हमको खाना बना के खिलाते थे। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और बनारस की हमने गलियां गलियां घूमी, घाट घूमे, गांव घूमे, शहर घूमे, हर चीज़ घूमी। तो इट्स अ वेरी स्पेक्टाकुलर सिटी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ये एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। बनारस के आप गांव भी गए, शहरों में, गलियों में भी घूमे, तो एक इंसान के तौर पर आपने क्या अनुभव किया? मैंने एक इंसान के तौर पे बनारस की प्योरिटी को अनुभव करा और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बनारस को आके और एक्सप्लोर करो। इतना सुंदर है बनारस, इतना अच्छा है कि बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सप्लोर ही नहीं करा अभी तक। तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव जगह है। खाना इतना अच्छा है बनारस का, इतना टेस्टी खाना है। बनारस की एक बहुत फेमस चाट है टमाटर की चाट। जब मैंने सुना टमाटर की चाट, मुझे लगा खट्टी सी होगी या कैसी होगी, बट जब मैंने खाया, मैंने 2 प्लेट एक बार में खा लिया और फिर मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब भी टाइम मिलता था वो खाता था ज़रूर। तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि बनारस इज़ अ वेरी गुड, वेरी प्योर एंड अ वेरी पायस प्लेस। वो जाके देखिए वहाँ पे और बहुत अच्छा एक्सप्लोर कीजिए। आयुष भट्टी, गीता मैट्रिक पास की जो नायिका हैं आपके साथ, वो भी नई है, उनकी भी पहली फिल्म है। किस ढंग की ट्यूनिंग आप दोनों के बीच रही और कहाँ आपको लगा कि सही बैठ रहा या नहीं बैठा, सके पर हो जाता है? वो कशिका कपूर है जो हमारी हीरोइन है, उनका नाम। और कशिका इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। कशिका की फिल्म फर्स्ट है, बट कशिका ने पहले एक वेब सीरीज करी है और हमने रिहर्सल्स करी थी। हमारे प्रदीप सर ने हमको जिस तरह डायरेक्ट करा था, हम लोग रिहर्सल्स करते थे, ट्राईपॉड पे लगा के वीडियोस बनाते थे। तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि जब मैं कशिका के साथ काम कर रहा था, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि वो उसकी फर्स्ट फिल्म है। तो वो भी अपनी क्राफ्ट में इतनी अच्छी है कि सब चीज़ें इजीली हो गई, ज़्यादा टेक्स हमको लगे ही नहीं। आपने 2 डायरेक्टरों के साथ काम कर लिया, एक राजकुमार संतोषी, दूसरे प्रदीप। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जी। आपने उन दोनों से क्या क्या सीखा? देखो, जैसे कि आपने कहा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राज सर थोड़े सीनियर हैं, प्रदीप सर तो की फर्स्ट फिल्म है, प्रदीप सर बहुत यंग है अभी। तो राज सर का तरीका शूट करने का अलग है, प्रदीप सर का शूट करने का तरीका अलग है। राज सर बिल्कुल लार्जर देन लाइफ शूट करते हैं, बहुत ग्रैंड शूट करते हैं। तो उनके सेट पे भी, मतलब राज सर के सेट पे भी ऐसा होता है कि अगर बैकग्राउंड में कहीं पे एक पंखा नहीं चल रहा तो वो उसको भी ठीक करेंगे। तो वहाँ से भी उनका जो राज सर का डायरेक्शन का तरीका है, वो खुद एक्ट करके बताते हैं, खुद मूवमेंट करके बताते हैं कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो राज सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रदीप सर का भी तरीका बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल यंग डायरेक्टर है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो उनका वो बिल्कुल एक ही अलग, बिल्कुल टैंजेंट पे है। आयुष भट्टी, गीता मैट्रिक पास के प्रमोशन के सिलसिले में, या ये कहें कि शायद ट्रेलर लॉन्च था, पूना गए थे जी। पूना को चुनने की कोई खास वजह थी? हाँ, तो हमारा ट्रेलर लॉन्च सुपर 30 के फाउंडर आनंद सर ने करा था। एक तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ही वो था कि आनंद सर हमारा ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, और हमने यूनिवर्सिटी में करा था जिसमें कई हज़ार स्टूडेंट्स हैं।
तो जब एजुकेशन के ऊपर फिल्म है और हजारों स्टूडेंट्स के बीच में ट्रेलर लॉन्च हो जाए तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। करेक्ट। पर आपको लगता है कि इसका असर उस स्टूडेंट में पड़ेगा और वो स्टूडेंट आपकी फिल्म देखने आएंगे? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेलर पे रिस्पॉन्स था, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा था किसी ने वीडियो बना के डाली थी, तो वो इतने ज़्यादा शोर मचा रहे थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे स्टूडेंट्स कि कई बार तो जैसे हम बोल रहे थे ना, हम सुन ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ से शोर इतना आ रहा था। तो वो पुणे के स्टूडेंट्स हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया से आए हैं वो स्टूडेंट्स, तो वो सब अपने अपने जगहों पे बताएंगे तो हेल्प तो होगी। नहीं, मेरा सवाल एक सिंपल सा है, क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता जो होती है या सोशल मीडिया पर जो आपको व्यूज़ मिलते हैं वो फिल्म की टिकट खरीदने वाले हो जाते हैं? देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो चलेगा। तो अगर हमारी फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो रही है, लोग देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत चल सकती है। इट्स ओनली अबाउट द कंटेंट। व्यूज भी मैटर करते हैं, बट व्यूज सबसे ज़्यादा मैटर देखो कंटेंट करता है। असली राजा बादशाह कंटेंट है। करेक्ट। चलिए, इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आजकल तो प्रमोशंस में बिजी हैं अपनी फिल्म की, बाकी इसके अलावा तलाश कर रहे हैं। अभी जैसे हम नए हैं तो अभी ये इसका फिल्म का अच्छे से रिलीज़ हो जाए, इसको अच्छा ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिल जाए, उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट्स की अभी मेरी और बात चल रही है और जल्दी उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और या आपने जो दो फिल्में की, दोनों फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार रहे जी, दोनों फिल्मों का कटानक भी बहुत अलग है। जैसे एक सिनेमा की या कहें कहानियों का एक समझ आपके अंदर विकसित हो गई होगी, तो अब किस तरह का कैरेक्टर करना चाहते हो या किस तरह की कहानियाँ चुनना चाहते हो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि फर्स्ट फिल्म थी पीरियड ड्रामा, उसमें मैं 1947 के एक लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अभी मैं 2024 के लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ आयुष्मती गीता में, तो बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है। और इतनी जल्दी पहली दो फिल्मों में इतने बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल एक दूसरे से जो ना मिलते हो वैसे रोल मिलना, मैं एक तो वही मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि इतने डाइवर्स रोल्स मिले। अभी देखिए, मैं तो ये अभी की, अगर मैं आपको कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं अगर अभी क्या तलाश कर रहा हूँ, मैं अभी ये तलाश कर रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा हो। कैरेक्टर तो वो हमारा काम है आर्टिस्ट का, वो हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, वो हम प्ले करेंगे, बट मेन है कैरेक्टर से इम्पोर्टेंट कहानी अच्छी हो, फिल्म अच्छी हो, टीम अच्छी हो, उस चीज़ की तरह से अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, अच्छी कहानी से जुड़ेंगे तो अपने आप कैरेक्टर खुद उभर के आएंगे। आपके शौक क्या है? मेरे शौक, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मेरे को खाना खिला लो तो मैं आपको अगर सच बताऊँ तो मैं जिम जाता हूँ सिर्फ कि मैं अपनी मर्जी का खाना खा सकूँ। मेरा एक ये शौक है। बाकी नए नए लोगों से मिलना, इंटरैक्ट करना, सोशलाइज करना, मेरे को ये अच्छा लगता है। और आजकल तो सबसे बड़ा शौक अपना काम है। तो जब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका काम ही आपका शौक हो ना, तो आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3000 ऑडिशन देने के बाद आपका दिमाग में भी कोई करेक्टर आया होगा, क्या ये मुझे करेक्टर करना है, ऐसा कोई है कोई करेक्टर? देखिए, मेरे को अगर कैरेक्टर कहें तो मेरे को हर तरह के कैरेक्टर करना है। मेरे को एक रोमांटिक कैरेक्टर भी करना है, लाइक हाउ रणबीर कपूर प्लेज। मेरे को कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जैसे कबीर सिंह था वैसा भी कुछ करना है। मेरे को सब कुछ करना है। इट्स लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जब मैंने जैसे कहा कि 3000 ऑडिशंस दिए हैं तो हर प्रकार के कैरेक्टर्स के लिए, और एज एन एक्टर हमारा काम होता है कि हम एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जीते। तो मेरे को अलग अलग तरह के एक दूसरे से जो मिलते हुए ना, अलग अलग रोल्स करने हैं, अलग अलग स्टोरीज करने हैं। अनु सैनी जी, फिल्मी संगीत सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।